मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। वर्ब सीरीज के इस पीरियड में मैं आपके साथ आज नॉन फाइनाइट के बारे में बातें करूँगा। नॉन फाइनाइट की एक क्रिया इन्फिनिटिव के बारे में हम लोग आज विस्तार से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का मतलब होता है कि अ वर्ब विच डज नॉट एग्री, एक क्रिया, एक वर्ब जो सहमत नहीं होती है, डज नॉट एग्री, किससे सहमत नहीं होती है, विद इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट से सहमत नहीं होती है। किस मामले में? इन नंबर एंड पर्सन, नंबर के मामले में और फिर पर्सन के मामले में। यानी कि नॉन फाइनाइट वैसी क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर ये भी कहो कि टेंस से अनुशासित नहीं होती है, जो सहमत नहीं होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अ वर्ब विच इज नेवर चेंज्ड, एक ऐसा वर्ब जो कभी नहीं बदलता है ना, जो कभी नहीं बदलता है। यानी कि इस क्रिया पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वह मौसम जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस क्रिया पर किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो क्रिया कभी नहीं बदलती है वह आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब की कितनी प्रकार होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी नॉन फाइनाइट 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली क्रिया होती है इसकी इन्फिनिटिव। ठीक है, और इसकी दूसरी क्रिया जो होती है वह जेरंड होती है, जेरंड। और तीसरी क्रिया पार्टिसिपल। ठीक है, नॉन फाइनाइट की 3 क्रियाएं। पहली क्रिया कौन सी? इन्फिनिटिव। दूसरी क्रिया जेरंड और तीसरी क्रिया पार्टिसिपल। याद रख के चलोगे कि ये तीनों ऐसी क्रियाएं हैं जो कभी नहीं बदलती हैं, नेवर चेंज्ड, कभी अपने फॉर्म को, अपने रूप को ये बदलती नहीं है। अर्थात न ये सब्जेक्ट के नंबर से, न पर्सन से और न फिर टेंस से, किसी से भी ये प्रभावित नहीं होती हैं। ठीक है, अब मैं नॉन फाइनाइट की क्रियाओं में से इन्फिनिटिव के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। आओ सीखते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव अ बेस फॉर्म, ध्यान दोगे, बेस की मैं चर्चा कर रहा हूं अभी तुरंत। अ बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इज ऑफन प्रीसीडेड बाय टू। ऐसी मूल क्रिया बेस फॉर्म जो हमेशा टू से प्रीसीड की जाती हो। यानी कि मूल क्रिया के पहले अगर प्रेपोजिशन टू लग जाए, प्रेपोजिशन टू, तो वह क्रिया इन्फिनिटिव हो जाती है। बस शर्त है कि वह क्रिया बेस फॉर्म वाली होनी चाहिए। बेस फॉर्म क्या है भाई? जैसे मान लीजिए कि जाना की पहली बार जो हमने अंग्रेजी बनाई वह बनाया गो, वेंट नहीं बनाया, गॉन नहीं बनाया, गोइंग नहीं बनाया और न ही गोज बनाया। ये जो फॉर्म बने हैं ये हमने बाद में बनाए हैं।
जाना क्रिया के लिए पहली बार जो हमने मूल क्रिया बनाई, पहली बार, वह गो बना। और इस बेस फॉर्म के पहले जब हम पार्टिकल टू जोड़ देते हैं तो यह क्रिया हमारी इन्फिनिटिव हो जाती है। अब बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया का मूलभूत रूप, है ना, बुनियादी क्रिया, विच इज ऑफन प्रीसीडेड बाय टू, जो अक्सर टू से प्रीसीड होता है, यानी कि जिसके पहले प्रेपोजिशन टू लगा होता है, वह इन्फिनिटिव होती है। अब हम वेंट के पहले अगर चाहें कि टू वेंट कर लें तो यह क्रिया हमारी इन्फिनिटिव नहीं होगी, इसलिए कि ये जो वर्ब है फाइनाइट है, ये चेंजेबल है। टू लग जाएगी तो फिर ये क्रिया चेंजेबल नहीं रह जाएगी। ऐसे ही खेलना की अंग्रेजी जब हमने प्ले बनाया तो यह हमारा मूल फॉर्म हुआ, ओरिजिनल फॉर्म। इसके पहले जब हम टू ऐड कर देते हैं तो यह क्या बन जाती है, इन्फिनिटिव बन जाती है। ठीक है, ये तो हुई आपकी इन्फिनिटिव। ओके, अगर मूल क्रिया के पहले टू आ जाए तो वह क्रिया क्या बन जाती है, इन्फिनिटिव हो जाती है। अब ये इन्फिनिटिव आपकी दो तरह की होती है। कितने तरह की, दो तरह की। एक को हम लोग फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है, और दूसरी को हम लोग बेयर इन्फिनिटिव नाम देते हैं। अब रही बात कि फुल इन्फिनिटिव किसे कहेंगे, तो आप फुल इन्फिनिटिव का मतलब समझें कि एन इन्फिनिटिव विद टू, ऐसी इन्फिनिटिव जिसके साथ टू लगा हो, जिसके साथ टू लगा हो, जैसे टू प्ले, टू सी वगैरह वगैरह। मतलब अगर इन्फिनिटिव के पहले टू लग जाए तो वह इन्फिनिटिव कौन सी इन्फिनिटिव होगी, तो फुल इन्फिनिटिव होगी। जैसे कि टू प्ले, टू सी, टू रन, टू राइट, टू हियर, है ना, टू स्पीक वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इन्फिनिटिव की दूसरी जो टाइप होती है वह होती है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब एन इन्फिनिटिव विदाउट टू, ऐसी इन्फिनिटिव जिसके पहले टू नहीं लगा होता है। वास्तविकता यह है कि बेयर इन्फिनिटिव के साथ भी ये प्रेपोजिशन टू लगा होता है, दिखता नहीं है, इसको हम लोग लिखते नहीं हैं, है ना। जैसे यहां आपका ये प्रेपोजिशन टू है और फिर मूल क्रिया लाएंगे गो। ध्यान रहे कि इस गो के साथ टू है, लिखा नहीं जाएगा। अब हम इसको कौन सा नाम देंगे, तो बेयर इन्फिनिटिव। ठीक ऐसे ही यहाँ टू है, फिर आएगा प्ले, तो ये आपका बेयर होगा, है ना। यानी कि अगर इन्फिनिटिव के साथ या इन्फिनिटिव के पहले टू नहीं आए तो वह इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव हो जाती है, और जब टू आ जाता है, लग जाता है, तो वह आपका फुल इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है, अब आप अपने फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव को देखो। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे सी wants टू प्ले, वह खेलना चाहती है। अब आप ध्यान से देखो, यहां दो क्रियाएं हैं, पहली है वांट और दूसरी है प्ले। वांट को आपने V5 बनाया है और आपको पता है कि V5 जो होती है सिंगुलर होती है। ठीक है, ऐसा क्यों किया आपने, इसलिए किया कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी कि वंस क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अब इस पर सब्जेक्ट के नंबर का, पर्सन का या फिर टेंस का
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके पहले ये प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, यानी ये आपका फुल इंफिनिटिव है। क्या हुआ? फुल इंफिनिटिव। अब आप देखो इसको, और जैसे टू स्पीक इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी बोलना आसान है। देखिए स्पीक जो है ये बेस फॉर्म है ना, इसके पहले टू लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है आपका फुल इंफिनिटिव है। अब आप बेयर इंफिनिटिव के लिए एग्जांपल्स देखो, जैसे सी डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती है। आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, तो आपने क्या किया कि डज को आपने यूज किया, इसलिए कि ये भी क्या होता है सिंगुलर नंबर का होता है, ये भी 5 है। लेकिन टेल पर सब्जेक्ट के नंबर का और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट में ये जेरन तो है नहीं, पार्टिसिपल तो है नहीं, तो फिर क्या है इन्फिनिटिव है। अब देखना है कि क्या इस इन्फिनिटिव के पहले टू लगा है, नहीं लगा है, लेकिन टू है, यानी कि ये क्या है आपका बेयर इन्फिनिटिव है। अंतिम एग्जांपल देखो, ही कैन टच द सीलिंग, सीलिंग छत का जो निचला सरफेस होता है वो सीलिंग होता है, वह छत को छू सकता है। अब देखो ये टच जो है ही के अकॉर्डिंग्स अगर ये कंट्रोल होता टच है ना, तो टचेज होता, काहे कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्रिया इसको सिंगुलर रिक्वायर्ड है, लेकिन नहीं, इस क्रिया पर सब्जेक्ट के पर्सन का या नंबर का या फिर टेंस का किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ये अनियंत्रित है। ठीक है, यानी कि ये नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट है तो इस पर कंट्रोल कहां से हो रहा है, तो यहां से हो रहा है। ये क्या है आपका मॉडल है, और लगभग सारे मॉडल दो को छोड़ करके, एक यूज्ड और एक आउट, इन दो को छोड़ करके सारे मॉडल अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये टच क्या है आपका बेयर इंफिनिटिव। ओके, इंफिनिटिव दो तरह की, जिसके पहले टू लगे वह आपका फुल इंफिनिटिव है ना, और जिसके पहले टू नहीं लगे वह आपका बेयर इंफिनिटिव। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि हम एक इंफिनिटिव का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं इंफिनिटिव का फंक्शन है ना। एक इंफिनिटिव का प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, आओ देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एन इंफिनिटिव, एक इंफिनिटिव का फंक्शन। ठीक है, तो पहला इसका प्रयोग होता है एज सब्जेक्ट, एन इंफिनिटिव एज सब्जेक्ट, एक इंफिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। एग्जांपल देखो आप, टू से इज इजी, टू से इज इजी, कहना आसान होता है, बट टू डू इज डिफिकल्ट। मैंने इसमें दो सेंटेंस लिए हैं और दो क्रियाएं। पहले सेंटेंस में मैंने इज को वर्ब बनाया है, और ये इज आपकी टू बी है, जिसका सब्जेक्ट क्या है टू से। कहना आसान होता है, टू से इज इजी, कहना आसान होता है। क्या आसान होता है, तो कहना, यानी कि टू से क्या बना है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरे में बट टू डू इज डिफिकल्ट, कहना आसान होता है लेकिन करना डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है।
क्या डिफिकल्ट होता है? तो करना, यानी कि टू डू। ये क्या है? तो इन्फिनेटिव है। क्या बना है? तो सब्जेक्ट बना है। एक इन्फिनेटिव का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में करते हो, ठीक है। एक इन्फिनेटिव का दूसरा प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट होता है। एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैं कहूं कि सी wants to play। अब यहां wants जो है मेन वर्ब है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या बना है? टू प्ले, जो क्या है? इन्फिनेटिव है। यानी कि एक इन्फिनेटिव का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव का तीसरा प्रयोग एज अ कॉम्प्लीमेंट होता है। किस रूप में होता है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कि सेंटेंस के पूरक के रूप में, जो वाक्य को पूरा कर देता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, द पेशेंट इज टू डाई। रोगी मरने वाला है, ठीक है। आपको पता है कि टू बी क्रिया कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होती है, यानी कि इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब टू बी के बाद टू डाई एक इन्फिनेटिव है ना? क्या है? इन्फिनेटिव है। और टू बी अपने साथ कभी ऑब्जेक्ट लेता नहीं, यानी कि ये क्या है? तो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यानी कि आप एक इन्फिनेटिव का प्रयोग किस रूप में कर सकते हो? कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। चौथा जो इसका यूज होता है, इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। एक इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब आप देखोगे कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। एग्जांपल देखो, मैं इसी एग्जांपल को दोहरा लेता हूं थोड़ी सी बदलाव के साथ। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। अब ध्यान दो आप, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ये क्या है? टू बी है। और मैंने कहा कि टू बी जब मेन वर्ब बनती है तो अपने बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इसके बाद आने वाला जो भी शब्द होगा वह आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन इस टू बी के बाद यहाँ अबाउट क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट आता है तो वह ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि यह ऑब्जेक्ट उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि टू डाई यहां पर टू बी इज का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह टू डाई इन्फिनेटिव अबाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। इसका मतलब कि हम एक इन्फिनेटिव का प्रयोग, है ना, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। यानी कि ये इन्फिनेटिव क्या बना है? तो ऑब्जेक्ट बना है। किसका? प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन अबाउट का। इस तरह से आप एक इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन के रूप में कर सकते हो, ठीक है।